अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेट की नोटेशन किस तरीके से की जाती है। उसके अलावा हमने एम्प्टी सेट या फिर उसको नल सेट भी कहते हैं उस चीज़ को समझा था। और उसके बाद हमने इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और सबसेट के बारे में पढ़ा था। और मज़ीद सबसेट के अंदर हमने देखा था कि दो तरीके के सबसेट होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। और इसके बाद हमने पावर सेट के बारे में पढ़ा था। तो भाई आज की वीडियो में हम उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो भाई हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है यूज़ द बोथ टैबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द सेट। ओके, इसका मतलब हमने नोटेशन तीन तरीके की पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी टैबुलर नोटेशन ना, जिसमें मैंने सिंपल आपको बताया था कोई भी सेट जो होगा वो कुछ इस तरीके से टेबल की फॉर्म में लिख दिया जाएगा, ये कहलाती है टैबुलर फॉर्म। एक थी सेट बिल्डर फॉर्म, उसका भी मैंने तरीका बताया था लास्ट वीडियो में कि सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से बनाई जाती है। लेट्स से एक्स इज़ अ नंबर जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, जो कि इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है, राइट, पॉजिटिव इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है। और एक्स जो है वो एक्स जो है वो छोटा है 9 से। इसका मतलब ये मैंने बना दी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने यही करना है कि टैबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म यानी कुछ ऐसी और ऐसी फॉर्म्स बनानी है इनके लिए जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है, राइट। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसे सेंटेंस में बताया हुआ होता है कैसा सेट है। जैसे यहाँ बताया हुआ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो हमें इसके लिए ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म यानी टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को डेवलप करना है, लिखना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। तो भाई सबसे पहले द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। इसके लिए मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, जिसे मैं SB से डिनोट कर रहा हूँ, राइट, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके लिए जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो क्या होगी, वो ये होगी कि या एक काम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से पहले, सेट बिल्डर फॉर्म के x कोई भी एक नंबर है जो कि बिलोंग्स करता है, इसके बारे में भी मैंने बताया था, जो ताल्लुक़ रखता है किससे, पॉजिटिव इंटीजर से। तो भाई ये लोग पॉजिटिव इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है। जेड के ऊपर मैंने पॉजिटिव बना दिया, इसका मतलब पॉजिटिव साइड के इंटीजर। अच्छा, एक्स जो है वो ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 6 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, एक्स जो है वो 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो भाई ये तो इसकी आ गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी जो टैबुलर फॉर्म है वो काफ़ी सिंपल हो जाती है लिखना। अगर मैं इसकी इसी सेट की टैबुलर फॉर्म को लिखूं तो इसका मतलब x जो है 2 और 6 के दरमियानी वैल्यू हैं सारी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के बाद की 3, 4, 5। 2 और 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से छोटा है और 2 से बड़ा है, तो 3, 4, 5। तो भाई ये तो थी इसकी टैबुलर फॉर्म हो गई, टैबुलर फॉर्म। तो इस तरीके से अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म लिख देनी है इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की। इसी तरह अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट है लेस देन 20 डेट आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, सिमिलरली मैं यही चीज़ लिखूँगा, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, यहाँ की चीज़ चेंज कर दूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में और मैं लिखूँगा x इज़ लेस देन 20। ओके, x इज़ लेस देन 20। और मुझे पता है ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो 1 के बाद के ही सारे नंबर हैं, लेकिन x जो है 20 से छोटा है। डेट आर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब x जो है 20 से छोटा है और वो सारे नंबर है जो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब वो सारे नंबर जो 5 के टेबल में आते हैं। तो भाई 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं 0 से जो बड़े हैं, तो भाई वो तो एक 5 खुद आता है, एक 10 आता है और एक 15 आता है। 20 में नहीं लिख सकता क्योंकि ये 20 से छोटा है, यहाँ से सिंपल लिखा हुआ है लेस देन 20, राइट। तो इसका मतलब जब मैं सेट इसकी टैबुलर फॉर्म लिखने जाऊँगा तो उसके अंदर 5, 10, 15 लिख दूंगा। तो भाई ये जो है ये इसका बी पार्ट का आंसर हो गया हमारे, राइट। सिमिलरली सी पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। ओके, सी पार्ट की बात की जाए तो x जो है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है, नेचुरल नंबर से। इस बार इंटीजर्स की जगह नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं, राइट। नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है और बिटवीन 4 एंड 12, 4 और 12 के दरमियानी वैल्यू है, राइट। तो इसका मतलब x जो है 4 से बड़ा है और 12 से छोटा है। तो भाई ये वो सारी वैल्यूँ हैं जो कि लिख दी जाएंगी टेबुलर फॉर्म के अंदर भी।
तो टेबलर फॉर्म में जब मैं इसको लिखने जाऊँगा तो 4 से बड़ी वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 से छोटा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की वैल्यू है सारी, तो इनके बीच की वैल्यू ये सारी वैल्यू हो गई, राइट। तो ये तो सी पार्ट का आपका आंसर हो गया। और डी पार्ट में कह रहे हैं अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा था, वो सारे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, दूसरों के टेबल में नहीं आते। तो ये कह रहे हैं फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर, स्टार्टिंग के 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर लिखना है। तो उसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म आप कैसे लिखेंगे, एन की जगह आ जाएगा पी और साथ में पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो आप इसका टेबलर फॉर्म लिख लें तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो भाई पॉजिटिव प्राइम नंबर की बात की जाए तो सबसे पहले 2 आ जाता है, पहला हो गया, फिर 3 जो कि अपनी टेबल में आता है, दूसरों के टेबल में नहीं आता, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 5, फिर 6 तो नहीं है, 7 भी 7 आ जाएगा, राइट, फिर 11, फिर 13। तो भाई ये कुल मिलाकर 2 से लेकर 13 तक ये टोटल 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर हो गए। अब मैं जब इसको इस फॉर्म में लिखने जाऊँगा तो मैं किस तरीके से लिखूँगा, तो इस तरीके से लिखूँगा कि भाई x जो है वो 2 से बड़ा भी है और 2 के बराबर भी है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। या इसकी रिस्पेक्ट से पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा लेस देन इक्वल टू, और इसकी रिस्पेक्ट से पढ़ रहा हूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और साथ साथ 13 के बराबर भी है और 13 से छोटा भी है। तो भाई ये वो तरीका है जिससे मैं बता सकता हूँ कि भाई फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म और ये टेबलर फॉर्म हो गई, राइट। इसको रफ कर देते हैं और इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दिस सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दिस आर इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब इन सारे सेट्स को देखते हुए मुझे बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे सेट्स हैं जो फाइनाइट हैं और कौन से ऐसे सेट हैं जो इनफाइनाइट है। और फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऐसे सेट, जैसे फॉर एग्जांपल एक ए सेट है A, B, C, राइट, जो जहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं और कहीं रुक रहे हैं और हमें दिख रहे हैं बाकायदा, तो इस टाइप के जितने भी सेट्स हैं वो सारे फाइनाइट कहलाएंगे, राइट। इसी तरीके से ऐसा सेट, राइट, जो कि स्टार्ट तो चलो मुझे पता है कहाँ से हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये ख़त्म कहाँ जाके हो रहा है, या फिर मुझे ये नहीं पता ये स्टार्ट भी कहाँ से हो रहा है। जैसे इंटीजर्स का सेट था, हमें ये भी नहीं पता था स्टार्ट भी कहाँ से हो रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इस टाइप के जितने भी सेट हैं वो इनफाइनाइट सेट हैं, और इस टाइप के जितने भी सेट्स होंगे वो फाइनाइट सेट होंगे। तो अब हमें इन फॉर्म्स को देखते हुए बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे सेट्स हैं जो फाइनाइट हैं और कौन से ऐसे सेट्स हैं जो इनफाइनाइट हैं, राइट। तो भाई पहला जो सेट है द मंथ ऑफ अ ईयर, कि एक साल के अंदर जो मंथ होते हैं उसका अगर मैं सेट बनाऊँ तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो भाई एक साल के अंदर 12 मंथ होते हैं और उनका सेट बनाया जा सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, सो ऑन। तो ये जो 12 के 12 नाम एलिमेंट हैं लिखे जा सकते हैं। तो ये जो है पहले का जो आंसर है वो है फाइनाइट सेट, सिंपली फाइनाइट सेट है, राइट। अगर मैं सेकंड की बात करूँ द डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो जाहिर है तो पता है 365.25 या 365 अप्रॉक्सीमेट, राइट। तो वो भी गिने जा सकते हैं, वो भी लिखे जा सकते हैं। तो वो भी क्या है, बी का आंसर भी फाइनाइट, राइट। अच्छा, थर्ड पे हमारे पास है द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनकी भी काउंटिंग की जा सकती है और वो भी फाइनाइट ही कहलाएंगे। तो इसका मतलब जो सी का आंसर है वो भी फाइनाइट है। इसी तरह सिमिलरली डी जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सो ऑन, ये चलते जाएंगे। मुझे देखते ही पता चल रहा है ये इवन नंबर का सेट है, और जब हमने नंबर सेट के बारे में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि ये जो सेट था ये रुक नहीं रहा था, और ये यहाँ से दिख भी रहा है ये रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा, राइट। तो इस टाइप के सेट्स क्या, कौन से सेट्स होते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो डी जो है ये है इनफाइनाइट सेट, ओके। इसके बाद है द सेट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट है, लेट्स से ये रहा वो पॉइंट ना। अब इस पॉइंट के अंदर से कितनी लाइन पास हो सकती है उसका सेट बनाओ। तो भाई अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइनें पास हो सकती हैं। ऐसे भी एक लाइन पास हो सकती है, ऐसे भी 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 पास हो सकती है, सो ऑन। मतलब इस पॉइंट के अंदर से मैं अनगिनत लाइन पास कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं इन लाइंस का सेट बनाऊंगा तो वो कैसा सेट बनेगा, इनफाइनाइट सेट। तो इसका मतलब ई का भी जो आंसर है वो है इनफाइनाइट, राइट। इसी तरह सिमिलरली जो
एफ है द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ टू गिवन पॉइंट। इसका मतलब अब एक पॉइंट नहीं बल्कि दो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट कहीं पे भी ले लो, चलो ये रहा, राइट। अब इस दो पॉइंट के अंदर से कितनी ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों में से पास हो, राइट। तो भाई एक लाइन तो मैंने ऐसे पास कर दी जो इस लाइन में से भी, इस पॉइंट में से भी पास हो रही है और इस पॉइंट में से भी पास हो रही है, राइट। इसके अलावा मैं कोई और लाइन पास नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कोई लाइन ऐसी बनाऊं जो इसमें से पास हो, जो इसमें से पास हो रही है, राइट, तो फिर वो लाइन जो है इस पॉइंट से पास नहीं होगी। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए वो लाइन, तो वो लाइन सिर्फ एक ही हो सकती है और वो है ये लाइन, राइट। और अगर मैं इसके ऊपर जितनी भी लाइनें बना दूंगा वो यही लाइन कहलाएगी, तो इसका मतलब एक ही लाइन पास हो सकती है। तो इसका मतलब एफ़ का जो आंसर है वो है फाइनाइट, क्योंकि ये गिने जा सकती है, लाइन बताई जा सकती है, राइट। अच्छा, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए। ये एक ए सेट दिया गया है, आपने इसके सारे सबसेट मालूम करने हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। तो मैंने इसके सबसेट लिख लिए ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो भाई ये जो इसके सबसेट्स हैं ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं, राइट। और सबसेट की डेफिनेशन हमें पता है कि भाई क्या होती है कि सबसेट ऐसे सारे सेट जिसमें या तो ये सारे एलिमेंट हो या इससे कम एलिमेंट हो। ऐसे पॉसिबल जितने सेट लिख सकते हैं वो सारे के सारे सबसेट कहलाएंगे, किसके, ए के सबसेट कहलाएंगे। तो इस वक्त ये सारे ए के सबसेट है। अच्छा, ये सारे जो हैं ये प्रॉपर सबसेट है, राइट। लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये एज इट इज़ ए सेट रिपीट हो गया, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है, ए सेट दे दिया और पूछ लिया कि बताओ इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एज इट इज़ वही सेट जो होता है किसी भी सेट का वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसमें उससे कम एलिमेंट होते हैं लेकिन होते उसी के अंदर के एलिमेंट मौजूद हैं, राइट। तो ये सारे प्रॉपर सबसेट। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं हैंस और अदरवाइज फाइंड एनपी ऑफ ए। इसका मतलब पूछ रहे हैं आपसे कि पावर सेट बताओ इसका, इस सेट का पावर सेट। पावर सेट से मुराद ये है कि आपने ये बताना है कि इसमें मैक्सिमम कितने सबसेट बन सकते हैं। तो भाई सबसेट देख लेते हैं कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो भाई यहाँ कितने सबसेट बने, 16 सबसेट बने। और मैंने इसका एक फार्मूला भी आपको बताया था कि एन पी ऑफ ए बराबर होगा 2 की पावर n के, राइट। और n क्या है यहाँ पर, तो भाई n ये है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है। नंबर ऑफ एलिमेंट की तादाद यहाँ पर 4 है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये हुआ n ऑफ a जो है वो है 4, तो 2 की पावर n की जगह 2 की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास ना, राइट। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और जो कि सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16। तो इसका मतलब ये है कि इसके टोटल 16 सबसेट बन सकते हैं, इसका पावर सेट जो है वो 16 है, राइट। सिमिलरली फिर जो हमारे पास बी पार्ट में पूछा गया, इफ़ n ऑफ a इज इक्वल टू 10, अगर मैं n ऑफ a को 10 कर दूं तो फिर बताओ इसका पावर सेट क्या है, यानी फिर इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो a सेट है इसके अंदर 10 एलिमेंट मौजूद है, तो इसका मतलब a की तादाद कितनी हो जाएगी, 10 बी पार्ट के अंदर, राइट। और यानी यहाँ पर n की जगह 10 आ जाएगा। अब आपने बताना है कि इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, जिसे हम आमतौर पे पावर सेट कहते हैं। तो भाई कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 10 यानी 2 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 32 64 128 256 512 एंड 1024। तो इसका मतलब टोटल इसके इतने सबसेट जो कि बनाने बैठोगे तो बहुत मुश्किल बात है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी मिस्टेक्स भी होंगी। तो बना तो नहीं सकते लेकिन इस टाइप का सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं कि n ऑफ a 10 है, आपने इसका पावर सेट बताना है। तो भाई अगर पूछ लिया जाए तो आपने इस तरीके से सॉल्व कर देना है, राइट, बी पार्ट के लिए। अच्छा, सी में क्या कह रहे हैं, सी को डिस्कस कर लेते हैं। सी पार्ट में कह रहे हैं फाइंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऑफ a, यानी a जो ये सेट है इसका प्रॉपर सबसेट बताओ जिसका आप क्या नाम रखोगे, b, राइट। देन फाइंड द प्रॉपर सबसेट c, उसके बाद प्रॉपर सबसेट c मालूम करो जो कि b का सबसेट होगा। एंड देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट d ऑफ c, उसके बाद d मालूम करो जो कि c का सबसेट होगा, राइट। यानी आप इनका कहने का मकसद ये है कि पहले आप b मालूम करोगे जो कि सबसेट होगा किसका, a का। यही तरीका था ना सबसेट लिखने का, a सुपर सेट है b का और b सबसेट है a का।
फिर आप क्या करोगे, फिर आप मालूम करोगे C जो कि सबसेट होगा किसका, B का। सिमिलरली फिर आप क्या करोगे, D मालूम करोगे जो कि सबसेट होगा C का, राइट। तो आपने किसी तरीके से ये कंडीशन फुलफिल करवानी है। तो बताओ B, C और D वो क्या सेट होंगे। A तो आपको पता है, A तो ये रहा। B, C और D क्या सेट्स हो सकते हैं जिसके सबसेट फिर ये इस कंडीशन को फुलफिल करें, राइट। अगर मैं B सेट आपके सामने लिख दूँ, ये A, B, C, राइट। तो भाई A सेट तो आपके पास सामने लिखा हुआ है A, B, C, D, और B अगर मैं ये लिख दूँ तो देखो भाई B इसका प्रॉपर सबसेट है, B इसका प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है पहले के लिए, राइट। अच्छा, सेकंड में आपने C लिखना है। अगर मैं C को ऐसे लिख दूं A, B, भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A, B, A, C भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही राइट आंसर है। इसी तरह सिमिलर A, B, C की जगह A, B, D भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इसके अलावा भी और आंसर इसके हो सकते हैं। अच्छा, तो मैंने ये C लिख दिया A, B। अच्छा, C देखो सबसेट है किसका, प्रॉपर सबसेट है B का, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली अगर मैं D लिखूं तो मैं D को लिख देता हूँ खाली A या फिर खाली B, राइट। तो इस कंडीशन में ये C का क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है। अगर ये मुझे कहते कि भाई D के बाद एक और कोई सेट लिखो जो कि D का सबसेट हो, तो फिर मैं नल सेट लिखता, क्योंकि इसका जो सबसेट है प्रॉपर सबसेट वो क्या है, नल, और इम्प्रॉपर सबसेट ये खुद है D का, राइट। तो भाई इस तरीके से आपने इन सवालों को सॉल्व कर देना है, और इसमें यही पूछा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्विवेलेंट सेट। इसका मतलब ये जो सारे सेट दिए हुए हैं A, B और C पार्ट में, आपने ये बताना है कि कौन से पार्ट में जो A और B है ये आपस में इक्विवेलेंट है। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में बात की थी कि भाई इक्विवेलेंट कब होंगे सेट। तो हमने पढ़ा था कि भाई जब n ऑफ A बराबर होगा n ऑफ B के। इसका मतलब A के अंदर कितना एलिमेंट है और B सेट के अंदर कितना एलिमेंट है। अगर ये बराबर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि A जो है वो इक्विवेलेंट है किसके, B के। तो जहाँ जहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है वहाँ वहाँ इक्विवेलेंट है, और जहाँ जहाँ नहीं कर रही वहाँ वहाँ इक्विवेलेंट नहीं है। तो भाई पहले में देखो तो A, B और C, राइट, इसमें यानी कितने एलिमेंट मौजूद है, 3 एलिमेंट मौजूद हैं। और सेकंड में देखो तो मतलब B के अंदर देखो तो इसके अंदर भी टोटल 3 एलिमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब पहले के लिए अगर मैं बात करूं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब पहला जो है इक्विवेलेंट है, राइट, इक्विवेलेंट है। सेकंड के लिए अगर मैं बात करूं B के लिए, राइट, तो पहले के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं, 4 एलिमेंट मौजूद हैं, और B के अंदर कितने, 3 एलिमेंट मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ n ऑफ A जो है वो बराबर नहीं है n ऑफ B के। तो इसका मतलब A जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है B के, राइट। क्रॉस इस पे स्ट्राइक मार देना, इसका मतलब ये है कि A B के बराबर, मतलब A B के इक्विवेलेंट नहीं है, राइट। बराबर तो एक अलग चीज़ होती है। इक्वल के बारे में भी हमने पढ़ा था कि भाई इक्वल कब होंगे, जब जो है एलिमेंट तो बराबर होंगे और साथ साथ एक जैसे एलिमेंट होंगे, तो जब वो इक्वल होंगे। लेकिन इक्विवेलेंट की कंडीशन ये थी कि एलिमेंट बराबर होने चाहिए, राइट। अच्छा, C की अगर बात करें, अच्छा C से के अंदर एक तो ये हो गया A, E, I, O, U, ओके, और एक A सेट हो गया जो X इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूँ तो वो किस तरीके से लिखूँगा इसे A को टेबुलर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए x जो है पॉजिटिव इंटीजर से ताल्लुक़ रखता है, इसका मतलब 1 से आगे गिनती, लेकिन 6 से क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 6 से छोटा है, तो इसका मतलब 5 पे रुक जाएंगे हम। तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। इसका मतलब C पार्ट में भी n ऑफ A बराबर है n ऑफ B के। इसका मतलब ये हुआ कि A जो है इस पार्ट में भी इक्विवेलेंट है B के, राइट। तो अगर इक्विवेलेंट की कंडीशन पेपर में पूछ ली जाए तो आप लोगों ने इस तरीके से आंसर कर देना है। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।